नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 8वीं पोजीशन सिक्योर करने वाले अनुराग। और अनुराग जो नाम है वो अनु उपसर्ग से बना है, जिसका मतलब होता है निरंतरता से बेसिकली। और जो राग है वो वैसे तो संस्कृत में रंग से भी है और लगाव से भी होता है। और ये जो परीक्षा है ये पास करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। मेरे एक फेवरेट और जितने भी एस्पिरेंट होंगे सबके एक फेवरेट है विकास देव कीर्ति, सबने नाम सुना होगा। वो जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो कहते भी हैं कि ये यूपीएससी नहीं, आसान एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यूपीएससी मतलब है लोक सेवा, कोई भी ब्यूरोक्रेसी। किंतु अनुराग, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस उपलब्धि के लिए। बाकी बातें हों तो उसके पहले, चूँकि हम लोग पूरब के आदमी हैं तो पूरब की परिपाटी घर से शुरुआत की जाती है। तो आपका घरेलू बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले, एक शुरुआती पढ़ाई हाई स्कूल इंटर कहाँ से कैसे शुरू? मेरा निवास जो है वो जनपद के रानीसराय ब्लॉक के कोठिया ग्राम में है। और प्रारंभिक शिक्षा जो 10वीं 12वीं की शिक्षा है वो चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हरबंसपुर से हुई है। इसके पश्चात की शिक्षा ग्रेजुएशन, बीएड और स्नातकोत्तर सब ह्यूमैनिटीज़ में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मैंने प्राप्त की है। और इसके बाद बीपीएससी में मैं टीजीटी टीचर के रूप में भी सीवान जिले में कार्यरत था। इसके बाद ग्राम कब हुआ था आपका ये चयन? अप्रैल 2024 में मुझे 6 माह लगभग वहाँ से। तो ग्रेजुएशन आपने मतलब कहाँ? ये ग्रेजुएशन का ईयर जो है मेरा 16 से 19 है। 16 से फिर 19 से 21 बीएड, फिर 21 से 23 पीजी और 24 में मेरी पहली जॉब में है वही एज ए टीजीटी टीचर। फिर 6 माह सेवा देने के बाद मैं पंचायत सचिव के रूप में यहाँ पे तैनात हुआ जनपद के ठेकमा ब्लॉक में, अपने आजमगढ़ जनपद। जी। तो अक्टूबर 2024 में वहाँ कार्यरत था। और इसके बाद ये सुखद परिणाम आया तो अब आपके सामने। तो जब नौकरी कर रहे थे तो उसी दौरान तैयारी कब, ये दिमाग थॉट मैं सबसे वैसे पूछता हूँ कि अमूमन तो आदमी अपने घर में कभी कोई सरकारी नौकरी में हो तो उसको देख के इंस्पायर हो जाता है, या कोई नौकरी में हो तो अपने सीनियर को देख के। आपके जीवन में वो क्षण कब आया, कब आप सोचे कि हमको यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है? शुरू से ही, जैसे जब बीए में विषय का चयन किया गया, बीए को स्ट्रीम चुना गया, तभी ये ख्याल था कि सिविल सेवा की तरफ ही जाना है। क्योंकि जो दूसरा मार्ग है बीटेक या इत्यादि का, जो मेरा इंटर का बैकग्राउंड था, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ा था कि बीटेक करके वापस से सिविल सेवा में जाना अच्छा है, ह्यूमैनिटीज ली जाए, बीए किया जाए। अच्छा। फिर बीएड किया इसलिए कि मुझे वहाँ अपनी सेवा में भी थोड़ा विविधता मिले और मुझे एक अल्टरनेट वो भी मिले। अमूमन प्लान बी जिसको कहते हैं, हर मध्यम वर्गीय। बिल्कुल एकदम, हम सब उसी से हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद और उसका ये रहा कि 6 माह की जो सेवा किया, अध्यापक के रूप में भी अनुभव प्राप्त हुआ, तो वो अनुभव भी मुझे आगे चल के सिविल सेवा में फायदा ही करेगा। तो ये अपने मन में पहले से ही था कि हमको इसको सीढ़ी समझना है जो भी नौकरियां हैं, और अल्टीमेट गोल है कि आपको सिविल सेवा में जाना है। तैयारी कैसे शुरू की है? घर से ही था, ऑनलाइन कोचिंग थी, या कहीं आपने फिजिकली कुछ पढ़ाई लिखाई किया? और वो कौन सा साल था जब आप तैयारी शुरू किए थे? जब 2021 में बीएड कंप्लीट हुआ, उस दौरान भी मैं पढ़ता रहा था, तो लेकिन एक दिवसीय परीक्षाओं में मुख्यतः मैं फोकस था, क्योंकि उम्र भी नहीं हुई थी। और मैंने उसी समय जो ये परीक्षा है ग्राम पंचायत अधिकारी की मैंने दिया, मेरा चयन भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से वो भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई। ओके। हाँ, तो इसके बाद 2021 के बाद आयु पूर्ण हो गई, बीएड की शिक्षा पूर्ण हो गई, तो फिर मैंने वहाँ से अपनी तैयारी शुरू की 2022 से एक तरह से। हाँ, 2022 से एक तरह से कह सकते हैं। और पहला अटेम्प्ट दिया, और मैंने परीक्षा का जो एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप मतलब जो आजकल प्रचलन में कोचिंग ज्वाइन करना और 1.5-2 साल कोचिंग में समय देना, मुझे वो उपयोगी अपने लिए नहीं सिद्ध हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे अपने से अपनी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, ये है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनको आप खुद से नहीं पढ़ सकते, खास करके इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए आपको मार्गदर्शन जरूरी है। तो कुछ सुधी टीचरों का मुझे साथ मिला इसमें, तो ऑनलाइन माध्यम से ही उनसे संपर्क करके, उनसे पढ़ के मैंने उस विषय पे कमांड की। ज़्यादातर ऐसे विषय जैसे राजनीति विज्ञान हुआ, इतिहास हुआ, ये खुद से ही पढ़ के उस पर कमांड आप रखे क्या थे? आपने सब्जेक्ट क्या लिया? सब्जेक्ट तो इसमें जो भी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर हैं,
इन सब में कुछ ही ऐसे कोर पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कि पढ़ने पड़े, जिनमें इलाहाबाद के साथ बहुत सारे अध्यापकों का योगदान रहा। तो प्रॉपर कोचिंग तो नहीं किया, लेकिन विषय विषय का अध्ययन मुझे जहाँ मेंस के लिए मेंस के लिए भी मेंस के लिए जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो है उत्तर लेखन। उसके लिए हम लोगों ने नियमित अभ्यास करना, एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अभ्यास करके और उस पर कमांड करना, क्योंकि विषयगत जानकारी के बावजूद भी उत्तर लेखन एक अलग विधा है। तो उसके लिए हमने टेलीग्राम के माध्यम से कई सारे लोगों का ग्रुप बना के परस्पर सहयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़े। ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल इस विषय में नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के ही 2 पेपर। अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश के ही 2 पेपर आते हाँ, हैं। जैसे अच्छा, यूपीएससी में जैसे उसमें आपको एक हाँ, ऑप्शनल देना होता है, वो हाँ, इसमें उत्तर प्रदेश का जो 2 नहीं है। पेपर है, स्टेट के 2 पेपर होते जी हैं। जी जी। तो फिर स्टडी मटेरियल्स वगैरह कैसे, वो भी ऑनलाइन ही ले लिया आपने या फिर कहीं किसी नहीं, स्टडी मटेरियल तो सबसे बड़ी दिक्कत स्टडी मटेरियल की ही मेरे है। पूछने का उद्देश्य भी वही था। हाँ, ये सबके जैसे सामने जब दिक्कत आप आती बुक है। उठाते हैं तो बिल्कुल। बुक कभी भी पूरी तरह सिलेबस के साथ न्याय नहीं कर सकती। फिर आप ये आता है कि आप क्या करें। अगर आप नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ते हैं तो इतना विशाल सिलेबस है कि आप 2 साल नोट्स बनाते रह जाएंगे। ऐसे में स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप अपना सिलेबस देखें। कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर होंगे जो आपके तैयार होंगे, आप उनको स्किप करें, कठिन पॉइंट्स को मार्क करें, उसको खोजें, उसके मटेरियल को खुद बना लें, और धीरे धीरे करके आपके पास ऐसा नोट्स हो जाएगा कि कुछ आपके दिमाग में, कुछ नोट्स में, इस तरह से आप एक समायोजन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसके बाद उत्तर लेखन का रोल आता है। ज्ञान के बाद आप अभ्यास करें, इसी तरीके से सफलता मिलती है। और राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, मतलब आपको उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस तो टाइम टेकन प्रक्रिया है, जिसकी स्पीड धीमी है, हैंड राइटिंग धीमी है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है। मेरी हैंड राइटिंग चूंकि तेज थी शुरू से और अच्छी तो भी। हाँ, अच्छी थी, तो ये एक तरह से शुरू से ही एक तरह का वरदान है, तो वो उसका प्लस पॉइंट रहा। तो मुझे उत्तर लेखन ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा। मैंने फ्रेमवर्क पे वो समय दिया, क्योंकि समय कम था जॉब की वजह से, तो ये फ़ायदा हुआ कि फ्रेमवर्क बना बना के हर क्वेश्चन के उत्तर लेखन से जो समय बचा वो इसमें लगा के जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर पाया मैं। जैसे मॉक इंटरव्यू में पूछना ये चाह रहा था कि इंटरव्यू के लिए भी कोई तैयारी आपकी? अमूमन एक मॉक इंटरव्यू का चलन है, लोग जाते हैं तमाम कोचिंगों में, फॉर्म भरते हैं, मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आपने भी अप्रोच किया था? ये तो तरीका है ही है। मॉक इंटरव्यू तो आपको देना चाहिए, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट तो भले ना प्रोवाइड करते हो, आपको एक अभ्यास हो जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाएं। खास करके प्रश्नों के अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, आपकी प्रवेश करना, आत्मविश्वास और पर्सनालिटी, आप अपने को बैलेंस करना सीखते हैं, तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू जरूरी है। आपने भी दिया था? हाँ, मैंने भी दिया था। उसका फायदा एक्चुअल में मिलता है बच्चों को? बिल्कुल। बच्चों से मेरा तात्पर्य अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को मिलता है उसका कुछ परसेंटेज मिलता है फायदा? बिल्कुल। नहीं 100% तो 50% फायदा तो उसका है। 50% अगर है तब तो बड़ा रेशियो होगा, आप बता रहे हैं। हाँ। जैसे व्यक्तित्व परीक्षण जो है वो अंततः तो आपके उठने बैठने बोलने के तरीके से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बेसिक एटिकेट्स हैं आपके, वो जरूर मॉक इंटरव्यू से आपको क्लियर होते हैं। जैसे मुझे सॉरी बोलने, थैंक यू बोलने का उतना अभ्यास नहीं था नॉर्मल लहजे में। बिल्कुल है। बैठने के तरीके होते हैं, फिर कौन सी आपकी चीजें खटक सकती हैं जो आपको ना पता चलती हो कि ये बुरी लग रही है, ये सारी चीजें वो आपको सुधार सकते हैं। और जो सामने वाला देख रहा है उसका आपका कोई पोस्चर जेस्चर हो सकता है कि खराब लग रहा है। बस यही चीजें। आप मॉक इंटरव्यू के लिए कहाँ, दिल्ली अप्रोच किया था या इलाहाबाद? नहीं, इलाहाबाद में। अच्छा, आप तो दूसरे प्रयास में ही एक तरह से ना आपने क्रैक कर लिया उसको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ये एक एंडलेस फाइट है ना, मतलब तमाम लोग हैं जिनकी उम्र निकल जा रही है और हो नहीं रहा है। ठीक है, उसमें एक लक फैक्टर भी, अब एक बात आने लगी कि एक लक फैक्टर भी होता है मेहनत के साथ साथ। तो और वो भी आप बिना किसी कोचिंग किए, सेल्फ स्टडी से आपने दूसरे भाग में क्रैक कर लिया। आज भी तमाम लोग चाहे कितने बड़े एमएनसी में काम कर ले, ब्यूरोक्रेसी में आना सबका एक सपना होता है। आप ये जो नई पीढ़ी आ रहे हैं और आप खुद नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए क्या है, क्या उनके लिए उनको तरीका अडॉप्ट करना चाहिए? अब हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे अपना सिलेबस समझना, अपना व्यक्तित्व भी समझना, क्षमता समझना, अपना आपका क्या प्लस पॉइंट है। आप अगर तेजी से याद कर सकते हैं, आप जैसे मैं बताया कि मेरी हैंड राइटिंग स्पीड थी, वो मेरा प्लस पॉइंट था। ठीक है, किसी की याददाश्त अच्छी होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, तो आप ये देखें कि आप अपना समय लोकेशन कैसे करेंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात है कि आप अपना समय
जैसे वीडियोस से पढ़ाई करना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समय ज़्यादा लगता है और आपके पास आता कम है। इससे अच्छा है कि आप थीम बेस्ड पढ़ाई करें। आपके सिलेबस में कुल मिला के 85 के आसपास थीम है। अगर उन 85 थीम पे कमांड कर लिया जाए तो आप 80-90% सिलेबस कवर कर लेते हैं। अच्छा। बस दिक्कत ये है कि उस थीम के बारे में सही तरीके का अप्रोच रखना, ये आपको कोई मार्गदर्शक बता सकता है। तो आप ज़रूर जो भी इस बारे में पारंगत हो उनसे सीखें और थीम के आधार पे अपना नोट्स तैयार करें। वही आपको एग्ज़ाम के क्रंच सिचुएशन में वो आपको काम आएगा। बाकी अगर मोटा स्टडी मटेरियल या रेडीमेड स्टडी मटेरियल, वो दिमाग में नहीं टिकता है। और मेरे साथ तो ऐसा ही रहा कि मैंने जो खुद से तैयार किया, वही मटेरियल मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे याद है। और वही उसी में आप कंफर्टेबल भी रहे। हाँ, उसी में कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे स्टडी थीम पे हमने एक थीम पे मान लीजिए 500 शब्द का मटेरियल तैयार किया, तो उसमें से अगर 200-250 आ जाता याद आ जाए और कुछ आपका दिमाग काम करे तो आप एक उत्तर लिख सकते हैं। अच्छा उत्तर लिख दिया तो। अच्छा, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ। ये इसका जो यूपी पीसीएस है, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, और संघ लोक सेवा यूपीएससी का, इसके नंबर फ्रेम के स्ट्रक्चर में कितना अंतर है? जैसे इसका आपका प्री कितने का है, इसका मेन, और इसके इंटरव्यू का नंबर स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, अगर थोड़ा सा बता पाए आप। नंबर प्रश्नों का अंतर है। हाँ, प्री में ही प्रश्नों का अंतर है। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा है वो थोड़ी लंबी मानी जाती है प्री परीक्षा में, जबकि यूपीएससी जो है वो ज़्यादा ट्रिकी एग्ज़ाम है, ज़्यादा उसमें समय का नहीं है, समझ की परीक्षा है। हाँ, तो इसमें समय के साथ भी लड़ना है। यूपी पीसीएस में समझ के साथ। इसका प्री कितने का? इसमें 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर। 2 पेपर इसके भी होते हैं। 2 पेपर सी सेट उसमें भी है, इसमें भी है। हाँ। तो और कितने नंबर का होता है ये? हमारा 150 क्वेश्चन जो होता है उसका अनुपात होता है, आपको ये 1.33 पर पड़ता है एक क्वेश्चन का अंक, और 1/3 ऋणात्मक रहता है। माइनस मार्किंग इसमें भी है। इसको कहते हैं। और यूपीएससी में ये 1 नंबर का है। हाँ, तो वहाँ पे भी यही 1/3 माइनस मार्किंग। तो ये प्री का अंतर है। मेंस में ऑप्शनल का अंतर सीधा जो प्रत्यक्ष अंतर है। फिर जो हिंदी का पेपर है वो यूपीपीएससी में कंपलसरी है। वहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का पेपर जिसमें दोनों लैंग्वेजेस, दोनों, और आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से चुन सकते हैं। फिर यहाँ के पेपर में बाकी GS 1 to 4 वो सेम है, बस क्वेश्चन की प्रकृति का अंतर। जहाँ वहाँ पे ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस या थोड़े कम उससे कठिनाई के स्तर के क्वेश्चन हैं। और ज्यादातर का एक तरह से क्योंकि सेंट्रलाइज या फोकस ग्रुप में वो उत्तर प्रदेश या जिस स्टेट्स का आप दे रहे हैं उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप इस बात का एक निचोड़ कहें तो मतलब ये है कि कोई अगर पढ़ने पर हो, एक स्मार्ट स्टडी करे, तो कोचिंग उतनी जरूरी नहीं है। मतलब आप इस बात के पैरोकार हैं। पूरे विषयों के लिए कोचिंग नहीं जरूरी है। कुछ विषयों में आपको मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए। जो विषय आपको अपने से नहीं समझ आ सकते हैं, उसमें खास करके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय हैं, उनको आपको सेलेक्टिवली अगर आप कोचिंग ले भी रहे हैं तो सेलेक्टिवली ये जरूरी थोड़ी कि हम उसको पूरा पढ़ के 1-1 घंटा से यूटिलाइज करें। आप अपने हिसाब से पढ़िए। जो आप विषय अपने से तैयार कर सकते हैं तो आपका समय बहुत बचाएंगे। तो आप बचाएंगे समय तो दूसरी जगह आप लगा पाएंगे। अनुराग, मेरा आखिरी सेगमेंट, आखिरी सवाल। बेसिकली आप जिस परिवेश से आते हैं, हम लोग पूरब से हैं, यूपी में हैं। आप जिस ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, आम आदमी अपने जीवन में रोज उस तहसील और कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाता है, राई से लेके पहाड़ तक की समस्या के लिए जाता है। आप कॉमन मैन जो कहा कि आम आदमी का, मध्यम वर्गीय परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपना जो आपका पृष्ठभूमि है उस हिसाब से आपके लिए वो क्या एक प्लस पॉइंट रहेगा? आप इस जनता को क्या बेहतर आउटपुट देंगे? क्या आपका गोल है, क्या लक्ष्य? जैसा कि बताया कि जनपद से ही सारी पढ़ाई हुई, और ये तैयारी करते वक्त भी गांव से जुड़े रहना, परिवार से जुड़े रहना, दोस्तों से मिलते जुलते रहना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समाज से कटने नहीं देती। जमीन से जुड़े रहते। आप एक अकेले कमरे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये कोई ऐसा सेवा है भी नहीं जहाँ पे केवल मेधा से कुछ प्राप्त किया जाए। यहाँ सामाजिक कौशल भी जरूरी है। तो मुझे लगता है ये पृष्ठभूमि सहायता करती है। दूसरे, मैं जिस सेवा में हूँ वहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग ऐसी है, और वो भी फील्ड जॉब है, कि वहाँ भी जनता की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो जो प्रशासन है उसको जनता के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, कंपैशनेट होना पड़ेगा,
और जितना स्मार्टली आप जितना अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे उतना आपको जनता से भी सहयोग प्राप्त होगा, आपकी प्रशासनिक दायित्व भी घटते चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि प्रशासन पे आप जितना अच्छा नियंत्रण बना पाएँ अपने अधीनस्थों पे, अपने सहकर्मियों से जितना सहयोग प्राप्त कर सकें और अपने अधिकारियों से जितना सहयोग प्राप्त कर सकें, उसके लिए भी आपको फोकस रहना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन जिसको हम टॉप टू चूंकि बॉटम भी और बॉटम टू टॉप बॉटम टू टॉप भी। और चूंकि आप इस पृष्ठभूमि से आते हैं तो यहाँ की जो आम आदमी के दैनिक जीवन में इस प्रकार से जुड़ी समस्या है उससे आप रूबरू भी खुद को पाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गांव से ही हैं तो गांव की समस्याएं राशन कार्ड से लेके आयुष्मान कार्ड तक और पेंशन से लेके आवास और शौचालय इत्यादि, जल निकासी की समस्या, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो इस सेवा में रहते हुए मैंने फेस की है। तो निश्चित ही बस केवल राजस्व के ही कुछ तत्व हैं जो मैंने अभी तक नहीं है उसको देखा है। क्योंकि आप पंचायत सचिव के रूप में कर चुके हो। हाँ, तो जो दो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं विकास और प्रशासन राजस्व, ये तो उसमें से एक को मैं काफी करीब से देखा है। तो उस फील्ड में तो मुझे दूसरी फील्ड का अनुभव मैं प्राप्त करूंगा तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बेहतर है। और आपके सर्विस में मुझे लगता है कि उसका फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। चलिए अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आजमगढ़ के बारे में कहा भी जाता है कि जो जर्रा यहाँ से उठता है नैयर आजम होता है। अब देखिए आजमगढ़ से निकल के आप भी यहाँ की पहचान बनाएं, हमारी शुभकामना है आपके लिए और आपका प्रगति पथ निरंतर आगे बढ़े। धन्यवाद। ये थे अनुराग हमारे साथ जो बता रहे थे अपनी इस परीक्षा की तैयारी के बारे में, उसके सफलता के राज के बारे में, और उन्होंने साझा किया अपने अनुभव कि जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो कैसे तैयारी कर सकती है, कोचिंग जरूरी है नहीं जरूरी है, और लंबे समय तक पढ़ना नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ना बेसिकली जरूरी है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द न्यूज़रूम में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और अधिकारी के साथ फिर आपको कराएंगे रूबरू। तब तक बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ। धन्यवाद।